Hello students, I am Aditya Prakash Agrari and now you are watching my channel Aditya Study Point। ये हम लोग का जो क्लास 10th का लेक्चर है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो घातों वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है हमको। ठीक है, ये मैथ्स का लेक्चर है। आप लोग को फिजिक्स का भी लेक्चर इसके पहले मिल गया था। अब ये जो है हम लोग का ये है मैथ्स का लेक्चर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पूरा पढ़िए। इसके अलग अलग आपको पार्ट, जितने भी पार्ट्स इसके मिलेंगे आप लोग इजीली उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट आप लोग के लिए एक बन जाएगा मैथ का, उसमें आप लोग आराम से अपने मैथ के लेक्चर आप लोग देख करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चूँकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम है इसलिए मैथ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहे। ज़्यादा क्या मतलब, ठीक ठाक रहे। ठीक है ताकि आप लोग का अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम बीते। और इसमें जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था वो द्विघात बहुपद आपने पढ़ लिया था। ठीक है, बहुपद आपने 9th में भी पढ़ा है, इसमें भी आप लोग को पढ़ना है। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, द्विघात बहुपद आपने पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है रैखिक समीकरण, वो भी दो चर वाले। ठीक, एक चर वाला नहीं, दो चर वाला हमको रैखिक समीकरण पढ़ना है इसमें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना क्या है भाई, सबसे पहले हम लोग को जानना ये है कि रैखिक समीकरण होती क्या है आखिर में, किसको बोलते हो रैखिक समीकरण। यार पहले ये तो क्लियर कर लो, रैखिक समीकरण होता क्या है। एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात एक हो। क्या हो, एक। यानी कोई भी, हाँ जैसे ये मान लो x+4 है इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है एक रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, x पर बस एक है ना, घात क्या है, एक है, इसलिए ये क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब आप लोग चैप्टर का जो हेडिंग है, जो चैप्टर है उसको आप लोग पढ़े हो तो देखे हो कि दो चर वाले, चर किसको बोलते हैं मैंने आप लोग को बताया है। चर जो है यानी जो चल सके। ठीक है, अचर क्या है, जो ना चले। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग अगर कहीं सामान खरीदने जाते हो तो अगर वो 5 रुपए का है तो आप लोग उसको अगर 2 रुपये अगर देते हो तो वो सामान आपको देगा, नहीं देगा, क्योंकि जो संख्या है वो 5 है। अगर आप 5 रुपया दोगे तो वो सामान देगा, वैसे आपको देने वाला नहीं है। अगर आप 2 दोगे, अगर 2 रुपये अगर देते हो तो वो आपको सामान नहीं देगा। यानी 5 के जगह 2 नहीं चलेगा, 5 के जगह 2 नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अचर। ठीक, क्योंकि 5 की जगह 2 चल नहीं रहा है। और आप लोग कई क्वेश्चन आप लोग जो हो मानते हो, जैसे कई क्वेश्चन रहते हैं उसमें माना जाता है कि माना x। ठीक है, माना ये सामान x रुपए का है, आपने x माना, आपके सर जो हैं वो व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने कह दिया ये सामान माना y रुपए का है। आपने x माना, उन्होंने y माना, दोनों लोग का बात सही है, लेकिन आप अगर कहोगे कि मैंने तो x माना, आपको भी x मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने माना है x है, ठीक है, उन्होंने y माना है, दोनों सही है। यानी x के जगह पर y चल जा रहा है, चल जा रहा है कि नहीं चल जा रहा है, चल जा रहा है, तभी तो उन्होंने y माना, नहीं तो वो भी x मानते। उन्होंने भी y माना यानी वो चल जा रहा है, यानी वो चर है। ठीक, तो यानी दो चर वाले पढ़ना हम लोग को क्या है, दो चर वाले। तो यानी एक चर ये हो गया, एक कोई और चर ले लो, जैसे x+y = 4, ये हो गया क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, a+b = 1, ये क्या हो गया, ये भी हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है क्या, रैखिक समीकरण घात एक हो और दो चरों वाले, यानी एक कोई चर और फिर उसके बाद दूसरा भी कोई चर उसमें होना चाहिए, यानी दो चर होने चाहिए तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई, क्लियर हुई हैं तो नोट कर लो। ठीक है, नोट क्या करना है, बस डिफिनीशन लिख लो आप लोग। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं आराम। तो इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई। लेकिन मान लो अगर हमको अगर कह दिया किसी ने कि भाई आपने लिख तो दिया लेकिन इसमें x और y का मान होता कितना है, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं देता है कि बस एक समीकरण दे दिया आपको x और y का मान निकालना है। इसमें कोई दो समीकरण आपको देगा, उसमें से आपको मान निकालना रहेगा उसका। ठीक है, कोई भी दो समीकरण दे देता है, जैसे मान लीजिए, या फिर यहाँ पर ऐसे आपको दे दिया है, दिया क्या है, 4x + 4y
इज इक्वल टू कितना है 8 दे दिया मान लो। ठीक है, इसमें कहता है कि x और y का मान आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप लोग अगर x इज इक्वल टू 1 लिख देते हो और y इज इक्वल टू 1 रख देते हो तो क्या ये समीकरण को संतुष्ट करता है? देखते हैं भाई संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। यानी 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, यहाँ पर x जो था उसके जहाँ पर हमने 1 रखा क्योंकि x बराबर है 1 के। यहाँ पर भी हमने माना है कि y बराबर है 1 के, यानी यहाँ पर भी 4 इंटू 1 रखेंगे, y के जगह पर 1 हमने रखा, इज इक्वल टू 8। ठीक, 4 का 4 में गुणा होगा तो 4 प्लस यहाँ पर 4 का 1 में गुणा होगा तो 4, यहाँ पर भी 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 8। ये क्या है? ये सत्य है। ठीक, ये क्या है? सत्य है। 8 इज इक्वल टू 8 ही तो होता है। 8 इज इक्वल टू 7 नहीं ना लिखोगे यार, 8 इज इक्वल टू 8 होता है, यानी ये सत्य है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसलिए जो x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू 1 है, ये समीकरण का हल है। ठीक, यानी 1,1 ये क्या है? इस समीकरण का हल है। ठीक, ये तो आपने ऐसे देखा। इसी की तरह से कोई और भी अगर क्वेश्चन अगर देखना है तो जैसे मान लो यहाँ पर आपने ले लिया कोई एक क्वेश्चन, ठीक, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू आपने कितना ले लिया? आपने ले लिया मान लीजिए 5 आपने ले लिया। ठीक, यहाँ पर आप सोच रहे हो, अभी आप ये नहीं, आप क्लियर नहीं है कि इतना करने पर ये चीज़ हमको मिल जाता है। ठीक है, आप बस कुछ सोच करके आपने रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर आपने मान लीजिए x इज इक्वल टू मान लिया 1 और y इज इक्वल टू यहाँ पर y है। ठीक, y इज इक्वल टू आपने मान लिया 2। तो देखो क्या ये 1, 2 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ये वाला जो समीकरण है। तो 3 इंटू 1 प्लस y के जगह पर 2 रखना है, y कहाँ है? यहाँ पर है, यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? 3 का 1 में गुणा 3, यहाँ पर 2 का 2 में गुणा 4 इज इक्वल टू 5। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया? 3 और 4 को जोड़ोगे 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5। ये इक्वल नहीं है, एक दूसरे के क्या है? इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इज नॉट इक्वल टू 5 लगाया है। जब ये इक्वल नहीं है तो आप ये कह सकते हो ना कि जो 1 और 2 है ये इस समीकरण का हल नहीं है। क्या है? समीकरण का हल नहीं है। तो यानी 1, 2 x पहले रखते हैं, y बाद में रखते हैं। x का मान हमने 1 माना है, y का मान हमने 2 माना है। ये समीकरण का हल नहीं है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, मैं किनारे हट जाता हूं, आप लोग नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 समीकरण अगर दे देता है तो 2 समीकरण को सॉल्व करके उसका आंसर निकालना। x और y का मान निकालने के लिए कैसे निकालते हैं भाई? एक आपको समीकरण मान लीजिए दे दिया है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक, एक समीकरण आपको दिया है, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने। यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू दिया है 6 दे दिया है, इसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक, तो करेंगे क्या? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, हमने ऐसा जब कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको उसी तरह से रख देना है। फिर यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक, अब हम इसको घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर प्लस है तो इसके नीचे माइनस लगाओगे। ठीक, यहाँ पर भी प्लस है, इसके भी नीचे माइनस लगाओगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं है यानी प्लस है, इसके भी नीचे माइनस लगाओगे। ठीक, ये क्या है? ये ऊपर वाला हमको चिन्ह लेकर के नहीं चलना है, ऊपर वाला ना ऊपर वाला लेकर के कभी नहीं चलना है, नीचे वाला ही लेकर के चलना है, माइनस वाला लेकर के चलना है। ठीक है, जब माइनस वाला जब लेकर के चलोगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा। 2x में से x जाएगा तो x बचेगा। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर माइनस 2y है, कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 4 है, यहाँ पर माइनस 6 है,
तो इज इक्वल टू -2, क्योंकि -6 बड़ा है +4 से, ठीक है। तो +4 उसमें से जब घटाओगे, जब +4 निकाल लेते उसमें से तो बचेगा कितना, -2 ही तो बचेगा। x इज इक्वल टू कितना गया, -2, यानी x इज इक्वल टू -2 है। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, सेकंड में या फर्स्ट में, ठीक है। तो मान लो x का मान हम सेकंड वाले में हम रख देते हैं, ठीक है। तो x के जगह पर हमको क्या रखना है, सबसे पहले ये सेकंड वाला समीकरण लिख लेते हैं भाई। 2y इज इक्वल टू 6 है, x का मान हमको -2 दिया है, -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये -2 है, इधर आएगा, जब इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक। ये जब 2 है, ये इंटू है यहाँ पर, यानी जब इसको इधर भेजोगे तो ये बटे में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8/2, 2 से 2 काटो, y इज इक्वल टू 4। इतनी बातें क्लियर हुई। ऐसे भी आप लोग को सॉल्व करने के लिए दे सकता है, तो ऐसे आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने एक उदाहरण के तौर पे आप लोग को बता दिया, ठीक। ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग के लिए एक प्रश्नावली रहेगी, उसमें आप लोग को इस तरह से सॉल्व करना भी रहेगा। क्वेश्चन भी देता है बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलो अब हम क्या करते हैं, मान लो ये क्या है, ये y एक्सिस, ये क्या है, ये है x एक्सिस है, ठीक। ऐसे हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम कोई रेखा एक ले लेते हैं, लाइन, ठीक। ये ऐसे हमने लिया, ठीक। अब इस लाइन को हम कुछ भी मान लो, ठीक है। मान लिया हमने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक। हमने ये मान लिया, ये एक लाइन है, ठीक। ये y एक्सिस है, ये x है, ठीक। ये 0 है। यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, इसका 1 है, ठीक। इसका जो मान है वो क्या है, x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, इस स्थान पर, यहाँ पर जो हमने स्थान लिया है। इसी के साथ हम यहाँ पर भी कोई ऐसे बना लेते हैं, ठीक। नहीं बना भाई, मेरे को शुरू से बनाते हैं, ठीक। चल ऐसे, और फिर यहाँ पर x वाला ले लेते हैं, x वाला हमने ले लिया। यहाँ पर एक लाइन जैसा कि उसमें हमने खींचा था, इसमें भी हमने खींच लिया। जब खींच लिया, इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, ठीक। ये हमने मान लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 हमने मान लिया, ठीक। यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका मान है 1 है, ये क्या है 0 है, ये x है, ये y है। इससे आप लोग को क्लियर हो क्या रहा है, इन दोनों फिगर को आप लोग देखो, इससे आप लोग को क्लियर क्या हो रहा है, ये इस रेखा पर है और इस रेखा का जो समीकरण है वो इतना है, रेखा का समीकरण इतना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और ये इस रेखा के किसी बिंदु पर है, रेखा के किसी बिंदु पर है। हमने माना है कि वो क्या है, 1 और 1 है, ठीक। यानी x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, तो ये जो है इस समीकरण का क्या है, एक हल हो सकता है। मैंने बस माना है, संतुष्ट करे ना करे वो अलग बात है, ठीक है। मैंने ये बस उदाहरण के लिए आप लोग के लिए बस मान लिया है, ठीक। अब ये मत करना कि इसका मान इसमें रख करके संतुष्ट कराओ, ये गलत है, ठीक। तो ये मान लो इसका मान अगर आप इस समीकरण में रखोगे तो वो संतुष्ट करेगा। कैसे करेगा भाई, मान लो यहाँ पर बस x प्लस वाई रहता, x माइनस वाई रहता, ठीक। x माइनस वाई रहता, तब ये क्या करता, इसको संतुष्ट करता, क्योंकि ये इस रेखा का जो समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, ये इस रेखा पर एक पॉइंट है, यानी ये इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट कर भी रहा है, ठीक है। पहले हमने कुछ भी मान लिया था आप लोग के लिए, जैसे कोई दिक्कत ना हो आप लोग के लिए, इसलिए मैंने ये बना दिया। अब वैसे यहाँ पर अब देखो, इस रेखा पर कोई हमने बिंदु माना है, कई लोग कहोगे हाँ माना है, नहीं माना है भाई। देखो यहाँ पर हमने रेखा पर ही माना था, लेकिन यहाँ पर तो हमने यहाँ पर माना है ना, माना है, कहाँ पर माना है, यहाँ पर हमने माना है, मार्कर भी नहीं चल रहा यार, चेंज करो,
यहाँ पर हमने माना है, जब यहाँ पर हमने माना है इस रेखा पर नहीं है, तो यानी ये जो है 1 और 1 इस समीकरण का हल नहीं होगा। क्या होगा? इस समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि इस रेखा का समीकरण ये दिया है हम लोगों को और हमने बिंदु कहाँ लिया है? यहाँ पर लिया है। हल कैसे होगा यार? सोचो खुद से। अगर रेखा पर अगर कोई बिंदु अगर लेते तब उसका हल होता। मैं भी कह रहा हूँ हल होता, ठीक है, लेकिन आपने वहाँ पर कोई बिंदु लिया ही नहीं तो उसका हल है नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे कई सारी चीज़ें हैं, ठीक। 1.1 भी इसी में हमको ख़त्म करनी है, इसलिए आराम से पढ़ते रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी आप लोग के पास 6-7 महीने का समय है, 5-6 महीने का समय है, आराम से पढ़ो, आप लोग का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत कोई हड़बड़ी कोई नहीं करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है आपको, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। ईजिली आराम से पढ़ते रहो, जितना भी डाउट है सब क्लियर करते रहो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, क्वेश्चन में क्या रखा है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ, ठीक। पहले कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते ये पूरा वीडियो अगर खत्म हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद वाला अगर कोई वीडियो आएगा तो उसमें आप लोग के लिए पूरा प्रश्नावली आएगा, पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहता है तो कुछ भी कर लो, बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपने एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो बोर्ड एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगर उसी के जगह पे क्वेश्चन आप ना तैयार करके अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अगर तैयार कर रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया ये पहला क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लिया मैंने, उसके जगह पर उससे मिलता जुलता कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे यार? कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर है ही नहीं, क्वेश्चन आपने बस पढ़ लिया, समझ लिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ ही नहीं उस विषय में, तो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। कर तो लोगे सॉल्व, लेकिन सोचोगे कि आंसर सही है कि नहीं है। आंसर अगर गलत भी रहेगा तो भी आप लोग चेक नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करो। इतना लंबा चौड़ा मैं बोल गया सोचोगे कितना पकाते हैं ये, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो अब एक चीज़ आप लोग को देखना है, जैसे तीन इसमें कंडीशन है, कौन कौन सी हैं। पहले मान लो आपके लिए एक कंडीशन ये दे दिया है, एक कंडीशन क्या दिया है भाई, एक कंडीशन ऐसे है, मान लो ये कोई एक रेखा है, ठीक, किसी समीकरण का लाइन है, ये भी किसी समीकरण का लाइन है, ठीक, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो यहाँ पर एक बिंदु है जो उभयनिष्ठ है, दोनों रेखाओं में है, यानी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक। एक जगह पर काट रही है कि नहीं काट रही है, ध्यान दो, काट रही है ना एक जगह पर। जब एक जगह पर काट रही है तो इसको क्या कहोगे? प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं भाई, इसको आप लोग लिख लिए होगे। यहाँ पर एक दूसरा कोई लाइन ले लेते हैं, ये, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाइन ले लेते हैं, ये क्या आप लोग को दिख रहा है? इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर हैं। क्या है? समांतर हैं, ठीक। आप लोग तब तक इसको आप लोग बना लो, मैं थोड़ा मार्कर देख लेता हूँ, गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। इंक विंक इसकी जो दिक्कत है वो सही करता हूँ, नोट करो इसको। चलो, तो ये क्या है? दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक। अब उसी तरह से कोई एक और रेखा है, ये देखो ऐसे, मान लो ये कोई रेखा है ऐसे, ठीक, ये कोई रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर ही एकदम ठीक इसके ऊपर, ये इतनी छोटी रेखा है, इसके ठीक ऊपर हमने ऐसे कोई एक और रेखा ले लिया भाई, ठीक है, ऐसे हमने ले लिया।
यानी एक छोटी रेखा है, उसके ठीक ऊपर ही एक हमने और रेखा ले ली कोई, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लोग देखिए, ये क्या प्रदर्शित करता है कि ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। ठीक, ये रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। क्लियर हुआ इतना? इतना अगर क्लियर हुआ तो इसके बाद हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप भी लोग साथ में सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है, चलो पहले नोट कर लो, फिर चलते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन है, उदाहरण है। ठीक है, अपना एनसीईआरटी का जो किताब है आप लोग उसको खोल लीजिए, खोल करके सामने रख लीजिए। उसके बाद उदाहरण फर्स्ट जो है उसका आप लोग अपने मन से एक बार पढ़िए, वीडियो को रोक लीजिए यहीं पर और अपने मन से एक बार उदाहरण को आप लोग, जो क्वेश्चन है उसका उदाहरण आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन उदाहरण 1 का जो क्वेश्चन है मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अखिला नाम की एक लड़की है। ठीक है, अखिला अपने गाँव के मेले में जाती है। अखिला कोई लड़की है, वो अपने गाँव के मेले में जाती है तथा वहां वह 2 खेल खेलना चाहती है। एक तो चरखी की सवारी करना चाहती है और दूसरा जो है हुपला नाम का कोई खेल है वो खेलना चाहती है। उसने जितनी बार हुपला खेल खेला उसके आधी बार चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार उसे चरखी के लिए 3 रुपए देने पड़े तथा हुपला के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े। ठीक है, और वह अपने जो गांव का मेला है वो अपने मेले में 20 रुपए लेकर के गई थी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। ठीक है, कोई अखिला नाम की लड़की है, वो अपने गांव के मेले में गई, 2 वहां पर खेल कोई खिलाए जा रहे हैं, एक हुपला है, एक चरखी है। ठीक है, वो दोनों खेलना चाहती है। ठीक है, और एक के लिए उसको 3 रुपए देने पड़ते हैं, एक के लिए उसको 4 रुपए देने पड़ते हैं। वो अपने घर से 20 रुपए लेकर के मेले में गई थी। जैसे आप जाते हो ना, कहीं भी अगर कोई खरीदारी करनी रहती है या कोई भी सामान खरीदना रहता है तो आप घर से पैसे लेकर के जाते हो। ठीक है, 100, 50, 200 जो भी हो आप लेकर के जाते हो। उसी तरह से वो भी 20 रुपए लेकर के गई है। और इसमें कुछ कंडीशन है। वो इसमें कंडीशन क्या है कि उसने जितनी बार हुपला खेल खेला उसके आधी बार चरखी की सवारी की। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि चरखी हमने मान लिया x है और हुपला का जो खेल है वो हमने मान लिया y है। ठीक है, चरखी के लिए 3 रुपए। हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को करना क्या पड़ेगा, माना फलाना जो भी है ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मानने वानने में कुछ शर्म मत करना। ठीक है, अगर शर्मा जाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बोर्ड एग्जाम में 0 आ जाएगा। ठीक है, पूरा नंबर नहीं, जो क्वेश्चन है उसका काट करके किनारे कर देंगे। इसलिए पहले मानने में कोई शर्म नहीं। ठीक है, जो चरखी का खेल है, माना चरखी का खेल x है और हुपला y है। ठीक है, तो माना चरखी का खेल इज इक्वल टू x तथा हुपला जो भी हो, मुझे तो पता नहीं है हुपला होता क्या यार, ये y है। ठीक है, अब इसमें एक पहला जो कंडीशन है, सबसे पहले आप लोग लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन जो है उसमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन का कंडीशन लिखोगे तभी तो सॉल्व करोगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है उसने जितनी बार हुपला खेला उसके आधी बार चरखी खेला। ठीक है, चरखी की सवारी की। तो चरखी हमने माना है, चरखी x माना है, हुपला जो है वो हमने क्या माना है, y माना है। तो हुपला खेल जितनी बार खेला उसके आधी बार 1/2 बार क्या खेला, चरखी का खेल खेला, चरखी की सवारी की। यानी जो हुपला है उसके आधी बार चरखी का सवारी किया इसने। ठीक है, यानी मान लो अगर आपने हुपला अगर 4 बार खेला तो चरखी अपने 2 ही बार सवारी की। ठीक, तो ये हमने क्या मान लिया भाई, इसको नहीं। अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको जब आप लोग पक्षांतर करोगे तो ये 2 है बटे में है, यानी इसका मल्टीप्लाई y में होगा, तो 2y इज इक्वल टू x।
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। अब दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि प्रत्येक बार उसने चरखी के लिए 3 रुपए तथा हुपले के लिए 4 रुपए खर्च किए और वो अपने घर से 20 रुपए लेकर के गई थी, तो प्रत्येक बार चरखी के लिए क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है चरखी के लिए 3 रुपए, तो 3x प्लस हुपले के लिए कितना रुपया था, हुपले के लिए था 4, माना क्या है y माना है = 20। हमने ऐसा किया कैसे, यानी जो चरखी है 3 बार उसने खेला, चरखी की सवारी की, और हुपले का भी चरखी के लिए उसने 3 रुपए प्रत्येक बार दिया और हुपले के लिए भी 4 रुपए उसने प्रत्येक बार दिया, तो कुल मिला जुला करके वो बराबर होगा किसके, जो घर से ले गए ये पैसा उसी में से ना। जैसे अगर आप 20 रुपए ले गए हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप 50 रुपए का सामान खरीद लोगे या 50 रुपए का कोई भी खरीदारी कर लोगे, करोगे जो भी खरीदारी 20 रुपए के अंदर ही करोगे, ठीक है, 20 रुपए का ही करोगे, तो यानी ये बराबर है किसके, 20 के है, ठीक, 20 रुपए के बाहर नहीं है, 20 रुपए के अंदर ही है। तो हम लोग को यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, यहाँ पर सेकंड मिल गया है। कोई भी क्वेश्चन रहे उसमें आप लोग को बस ध्यान क्या देना है, 2 इक्वेशन बनाना है, ठीक है, समझो बात को, दो इक्वेशन कोई भी बना लो, ठीक है, कोई 2 कंडीशन दिया है उसका लेकर के इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद इसका जो भी मान आएगा उसको आप लोग को लिखना है, ठीक, इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं और उसके बाद एक जगह किनारे कहीं लिख देता हूं, आगे उसके बाद बढ़ेंगे, ठीक। चलो कहाँ तक दिखा दे रहे हैं, यहाँ तक, चलो। तो हमने माना क्या है, 2y = x, इक्वेशन फर्स्ट था, और सेकंड पर क्या था भाई इक्वेशन, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ, तो 3x + 4y = 20, ये शायद हमने सेकंड माना था, शायद नहीं, यही था, ठीक है, यही था, मिला लो, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे आप खींच लीजिए, रेखा एक खींच लीजिए, ठीक, एक तरफ लिखिए 2y = x, ये रफ है, ठीक, रफिंग वर्क है, इसको कहीं किनारे करना, इतना हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप एक ऐसे सारणी एक बना लीजिए, एक तरफ x ऊपर x नीचे y, ठीक, ऐसे 3 खंड कर दीजिए इसके, ऐसे ही इधर भी कर लीजिए। शर्मा तो नहीं रो यार खंड करने में, कोई शर्म हो तो बता दो या फिर कोई दिक्कत हो, ठीक, तो उसका भी हल निकाला जाएगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम x = अगर हम 0 रख लेते हैं या y = अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, मान लो y = हमने रखा 0, ठीक, तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यही है ना, तो इसमें जब y = 0 करोगे तो 2 × 0 का मान होता है 0, ठीक, तो जब 2 × 0 का मान होता है 0, यहाँ पर 2y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x = 0, x = कितना आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में अगर y का मान अगर हम 1 रख देते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, y का मान 1 रख देते हैं तो 2 × 1 = 2 होगा, तो x = कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, x = 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 रख दिया है, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, मैं आप लोग के लिए क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब अगर हम y = अगर हम 2 रख दें तो 2 यहाँ पर पहले से उतारा, y = 2 है, 2 = आएगा कितना, दिखाई नहीं दे रहा है, बताया करो यार, दिखाई नहीं दे रहा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। y = हमने क्या रखा है, 2 रखा है, y = हमने 2 रख दिया। अब 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 होगा, x = 4 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई, मैं ऊपर लिख रहा था, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ऐसा कोई है नहीं कि बहुत टफ है, ठीक। अब अगर हमको इसको अगर सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, y = अगर हम 0 रखते हैं तो 4y है, हाँ, तो
4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अब 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 20, तो 3x इज इक्वल टू 20 हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 3 से जब इसको काटोगे तो 6.6 आएगा, काट करके देख लो 6.6 आएगा। x का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब अगर हम y का मान अगर हम इसके जगह पर कुछ और अगर हम रख लेते हैं, ठीक, कुछ भी रख सकते हो अपने इच्छा अनुसार, कुछ भी रख सकते हो। अगर हम x का मान अगर 0 रख लेते हैं या y का मान, हाँ चलो ठीक है, अगर हम y इज इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर 4 गुणे 5 इज इक्वल टू होता है 20 होता है। 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 20, ये 20 इधर आएगा, ठीक, तो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 20 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब ये 3 है बटे में जाएगा तो 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये 0 ही होगा, क्योंकि 0 में जब भाग करोगे, मान लो 3 है, इसका भाग 0 में करते हो तो 0 बार से ही तो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, यानी ये गया कितनी बार 0 बार, तो यानी ये भी 0 ही आएगा। क्लियर हुई ना बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आया? समझ में आया तो नोट कर लो। ठीक, अब इसके बाद अगर हम y इज इक्वल टू अगर हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, मान लो y इज इक्वल टू हमने 2 रख लिया, 2, ठीक, तो क्या हो जाएगा 4 पहले है गुणे 2, y का मान 2 हमने रख दिया है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, ये 8 इधर आएगा, तो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, 3x इज इक्वल टू 12 हो गया। x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे काटो यार इसको, कितनी बार में कटेगा, 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है, तो 3 ये 4 बार में काटेगा, x इज इक्वल टू आ गया 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 4। इतनी बातें समझ में आई? ठीक, ये जो हमने किया है ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको अपने फेयर पर नहीं करना है, इसको आपको रफ पर करना है। ये वाला बस जो है इसको हमको फेयर पे करना है, ठीक, इसको हमको कहाँ करना है, फेयर पे करना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनता है भाई, ग्राफ भी बनाना सीखो, ठीक है। सबसे पहले आपको एक ग्राफ वाली कॉपी लेनी है, ठीक है, उस पर इजीली आप लोग स्केल से आराम से खींच लो। उसके बाद जो भी करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, मैं भी खींच लेता हूँ, आप लोग का ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए क्या करता हूँ पहले खींच लेता हूँ फिर आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। चलो मिटा दूँ, नहीं चलो इसी तरह रहने दो, चलो ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, इधर माइनस होगा, नीचे भी माइनस होगा क्योंकि x डैश y डैश है, x y प्लस में रहता है, आप लोग को पता है। तो ऐसे आप लोग को अपने कॉपी में भी ग्राफ बना लेनी है, ग्राफ का कॉपी एक खींच लेना है। सबसे पहले ये देखो यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 है, यानी x का मान कहाँ है, ये क्या है, ये 0 है यहाँ पर, ठीक। x जो है हम लोग को दिया है 0 और y भी 0, यानी आएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आ गया, ये क्या है 0 0 है। उसके बाद x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है 1, इन दोनों को लेना है। पहले ये वाला हमने कर लिया, फिर ये वाला करना है, ठीक है। तो x का मान 2, y का मान 1, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 2 1, ठीक। अब यहाँ पर तीसरा वाला ये करना है, x का मान 4 और y का मान 2, x का मान 4 ये और y का मान 2, यहाँ पर कहीं आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक। तो इसको हमने क्या मान लिया 4 2, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये वाले में आते हैं, y का मान दिया है 0, y का मान 0, x का मान 6.6, यानी यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ गया 6.6 और 0, ठीक। ये दूसरा वाला क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 0 कहाँ है, इस पे है, और 5 कहाँ है, y का 5 यहाँ पर है, यानी यहाँ पर आ जाएगा,
क्या आ जाएगा 0 5। ठीक, यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है, यही है। ठीक, अब हमको मिल क्या रहा है, एक रेखा मिलेगी, एक नहीं 2 रेखा मिलेगी। ठीक है, एक ऐसे मिलेगी, ये वाली जितनी भी रेखा थी इसको हम लोग मिला देते हैं भाई ऐसे। ठीक, और एक रेखा इधर से मिलेगी, इधर से कैसे मिलेगी भाई, इधर से ऐसे मिलेगी, देखो कैसे मिलेगी। ठीक, यहाँ पर कहीं ऐसे। ठीक, आप लोग अपने कॉपी पे करोगे तो एकदम स्केल से एकदम अच्छे से बनाओगे, नाप करके बनाना है। ठीक है, सेंटीमीटर से नाप करके बनाओगे तो इसलिए आप लोग के लिए ये अच्छे से और अच्छे से बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बना दिया है, लेकिन आप लोग जब कॉपी में बनाओगे तो अच्छे से आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे नंबर मिलता है। अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से बनाना ताकि नंबर आप लोग को भरपूर मिले, भर भर करके नंबर मिले। ठीक है, 4 का पूर्णांक है तो 5 नंबर मिल जाए, ऐसा बनाना। ठीक है भाई, चलो समझ में आ गया। इसी को कहते हैं ग्राफ, ग्राफीय रूप से निरूपित करना। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, नोट करो। तो उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3.1 पर चलते हैं। नोट करो, नोट करो। चलो, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, प्रश्नावली 3.1 पे। ठीक, इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भाई। इतना लिख लिए। अब अपना एनसीईआरटी का जो किताब है, जो बुक है, उसको आप लोग खोल लीजिए। ठीक है, वैसे खोले हो पता है। ठीक, अब उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पहले, आज के 7 वर्ष पहले वो अपने पुत्री के 7 गुनी आयु का था। यानी अगर उसके पुत्री का अगर आयु 1 वर्ष है तो उसके पिता का आयु क्या है, 1 में 7 से गुना कर दो। ठीक है, यानी कहना क्या चाह रहा है वो, अगर पुत्री है ठीक, तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु का वो 7 गुना ज्यादा था। ठीक, फिर से सुनो, कंफ्यूजन हो गया। ठीक, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप से बताइए और ग्राफीय निरूपण भी कीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मानने वानने में शर्माना नहीं। ठीक है, जहां भी जैसे मन करे मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि आफताब जो है वो x वर्ष का है इस समय। जैसे अभी तो आपको पता नहीं है ना कि वो कितने वर्ष का है। ठीक, यानी आफताब जो है वो इस समय x वर्ष का है और उसकी पुत्री y वर्ष की है। मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो, बाकी बातें बाद में। ठीक, बाकी बातें जो है वो बाद में करेंगे, पहले आप लोग मान लो। सबसे पहले तो माना आफताब कितने वर्ष का है भाई। हमने माना क्या है, हमने माना है कि आफताब की आयु x वर्ष है। ठीक, उसकी पुत्री की आयु यानी पुत्री जो है, पुत्री की आयु इज इक्वल टू y वर्ष। ठीक, अब करना क्या है, सबसे पहले जो 2 कंडीशन आपको दिया है उसको पहले आप लोग पढ़ो। ठीक है, आज से 7 वर्ष पहले, यानी अगर वो आज 30 वर्ष का है तो आज के 7 वर्ष पहले 30 में से 7 घटाओगे बचेगा कितना, 23। ठीक, अगर वो आज 30 वर्ष का है तो इसमें से 7 घटा दोगे बचेगा 23। उसी तरह से अगर वो आज x वर्ष का है तो इसमें से 7 घटा दोगे तो मिलेगा कितना, उस समय जितना उसका वर्ष था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी x - 7 कर सकते हो यार। ठीक, अब उसकी पुत्री का हमने क्या आयु माना है, उसकी पुत्री का आयु हमने माना है y माना है।
तो ऐसा तो है नहीं कि केवल उसका पिता ही 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पुत्री का भी बात हो रहा है उसमें, उसके बेटी का भी बात हो रहा है, तो इसके भी आयु में से 7 वर्ष घटा दोगे। ठीक, तो इधर पहले रफ फिगर दिखाई दे रहा है यहाँ तक ना, पहले आप लोग रफ पहले बना लो एक। ठीक, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, x - 7 इज इक्वल टू y - 7, इतना आप लोगों ने लिख लिया। ठीक, अब ये कह क्या रहा है कि 7 वर्ष पहले ये इसके 7 गुने आयु का था, यानी ये जो बाप है इसका उम्र इसके बराबर होगा कब, जब इसके बटे में 7 कर दोगे। ठीक, यानी कि आज के 7 वर्ष पहले इसकी जितनी उम्र थी उसके अगर बटे में अगर 7 अगर हम कर देते हैं तो उसके पुत्री का आयु पता चल जाएगा, उसके बेटी का जो आयु है वो हमें पता चल जाएगा। तो आज के 7 वर्ष पहले ये अपने बेटी से 7 गुनी आयु का था, तो यानी यहां पर ऐसे ना लिख करके इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां पर 7 कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका जितना आयु है, अगर इसके उस समय 7 वर्ष पहले इसका जितना आयु था, 7 वर्ष पहले ही उसी समय अगर उसकी बेटी के आयु में अगर हम 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो इसका हम लोग को पता चल जाता कि कितना वर्ष का है ये कितने वर्ष का है। ठीक, अब उसके बाद 3 वर्ष बाद की अब बात हो रही है, यानी 7 वर्ष पहले था वो। ठीक, लेकिन अब क्या कह रहा है ये कि आने वाले 3 वर्ष में मैं तुमसे कितने गुने का रह जाऊंगा भाई, मैं तुमसे केवल 3 गुने का रह जाऊंगा, यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुने का था और आने वाले 3 सालों में मैं तुमसे बस 3 गुना रह जाऊंगा तुम्हारी उम्र का। यानी ये तो 7 वर्ष पहले रिवर्स में जा रहे थे यार, रिवर्स में जा रहे थे। ठीक, 30 वर्ष का है तो उसमें से 7 घटा रहे थे, तब ना पीछे जाओगे तभी ना 23 पर पहुंचोगे। लेकिन इस समय क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर वो 30 वर्ष का है तो +3 कर देंगे, 33 आ जाएगा। यानी 3 वर्ष बाद 30 वर्ष है उसमें 3 वर्ष जोड़ दो तो आ जाएगा कितना, 33। उसी तरह से यहाँ पर 30 के जगह पर हमने माना है यक्स, जब यक्स हमने माना है तो जोड़ोगे इसी में ना। ठीक, इतना हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, उसके बेटी का भी तो उम्र 3 साल बढ़ेगा तो y + 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। अब ये क्या रहा है, इसका जो आयु है वो इसके बेटी के आयु से 3 गुना रह जाएगा, यानी समझे, 3 से गुणा कर दोगे। वहां पर भी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही। ठीक है, आप उससे भी मुझसे पूछ सकते हो। ये बात समझ में आ रही है ना, ये दोनों, जब ये दोनों समझ में आ रही है तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड मान सकते हो। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक, पहला कंडीशन क्या कह रहा है, x - 7 इज इक्वल टू 7 × y - 7। ठीक, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 7 इज इक्वल टू 7y, 7 का मल्टीप्लाई करा है, फिर 7 7 जब 49 होता है, 7 7 जब 49 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, खुद से बोला करो। ठीक, अब ये जो -7 है ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +7y है, इसको इधर भेज दो। सबसे पहले x - 7y ये इधर आएगा यार, इक्वल टू के, और ये 7 है वो इधर जाएगा, या फिर ऐसे ही लिखो। अभी तुम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझाने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब x - 7y इज इक्वल टू, ये जो -7 है ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो बचेगा कितना, -49 में से अगर 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -42 आएगा, 42 आएगा ना, तो यहाँ पर भी -42 लिख देंगे। किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये क्या है, इक्वेशन हमको मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड के लिए जो सेकंड हम लोग को कंडीशन बताया है, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 3।
ठीक, इसका मल्टीप्लाई कराओ, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक, ये 3 इधर आएगा और ये इधर आएगा y वाला, तो x माइनस 3y, क्योंकि ये इधर आया है, ये इधर आया है, तो माइनस 3y हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू होता है ना, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो बता दें, अगर ये इक्वल टू है, इसके इधर अगर 1 है और इधर 2 है, इसको अगर हम पक्षांतर अगर करते हैं तो ये जो प्लस है ना, यहाँ पर प्लस चिन्ह है ना, ये माइनस हो जाता है, यानी 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी इक्वल टू के इधर अगर कोई भी चीज लाते हो तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ में आई ना? यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 है, इसको इधर भेज दो तो ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसको नोट कर लो, तो उसके बाद हम इक्वेशन लिख देते हैं ऊपर, उसके बाद मिटाते हैं। ठीक, इतना लिख लिए हो ना? अगर नहीं लिखे हो वीडियो रोक लेना, लिख लेना। ठीक, चूंकि बोर्ड इतना बड़ा है नहीं कि आप लोगों को बार बार ऐसे ही बता दिया जाए। ठीक, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन सेकेंड है। अब जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया था रफ वर्क वाला, सबसे पहले उस तरह से हम लोग कर लेते हैं, तभी तो निकाल पाएंगे। चलो, अब इधर हम बना लेते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, इधर x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, यहाँ पर हमने बना लिया, यहाँ पर भी हमने बना लिया भाई, ये कहाँ पीछे रहेगा, ये भी तो आगे रहेगा। यहाँ पर x है, ये y, x y। ठीक, अब चलो, यदि हम x इज इक्वल टू अगर हम 0 रख देते हैं, x इज इक्वल टू अगर हम 0 रख देते हैं तो हमको मिलेगा क्या, x के जगह पर 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक, 0 है, इसको हटा दो, माइनस से माइनस कैंसिल, हाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो y है इज इक्वल टू हो जाएगा 42 अपॉन में 7, ये मल्टीप्लाई है ना बीच में, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा इसका, तो 42 में 7 का जब भाग कर दोगे तो मिलेगा कितना, कितना मिल जाएगा, जितना मिल जाएगा उतना लिख देना। ठीक है, कितना मिलेगा, या फिर हाँ ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 6 मिल जाएगा ना, y इज इक्वल टू, टेबल पढ़ो यार, 42 आता है ना, 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है, लिख दो। चलो, इसके बाद अगर हम 1 ले लेते हैं या कुछ भी और अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम y इज इक्वल टू अगर हम 5 अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू अगर हम 5 ले लिए तो x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 42 हो गया। अब 7 5 जा 35, माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 42, x इज इक्वल टू ये 35 इधर आ जाएगा, जब ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 35। ठीक, अब इसमें से जब उतना घटा दोगे कितना बचेगा यार, जितना बचेगा उतना लिखो, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7। यहाँ पर भी मैं सोचा कि आप लोग मतलब कुछ ना कुछ जरूर वो करो, बोलोगे अपने मन में, या कहीं भी अगर बैठे हो तो मैं जब रुकता हूँ तो सोचता हूँ कि आप लोग खुद से बोलो। ठीक है, जितने लोग भी उस समय बोले होंगे कि 42 है बट्टे में 7 है तो 6 बार में कट जाएगा, उन लोगों को धन्यवाद, क्योंकि वो लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अगर जिन लोग को वो नहीं आ रहा था तो बताओ यार, आप क्लास 10th में हो, ठीक है, अगर आपको भाग अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, इसलिए मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। इतना हो गया ना, -7 आ गया, कितना आ गया, -7। ठीक, उसके बाद इधर अगर हम x इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लेते हैं
तो x 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -2 आएगा। ये माइनस है, ये 3 है, बटे में जाएगा। ये अगर 0 हो गया तो इसको भूल जाओ, ये 3 है, बटे में जाएगा तो 2 बार में काटेगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू -2 कर दोगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम x इज इक्वल टू अगर हम 3 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 अगर हम ले लेते हैं, 3 - 3y इज इक्वल टू 6 इधर आएगा, तो -3 y इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल एक बार में, y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग के लिए ग्राफ बना देता हूँ, आप भी लोग ग्राफ खींच लीजिए कॉपी। ग्राफ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग इस ग्राफ को हम लोग सॉल्व करते हैं। 0 है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 है। x इज इक्वल टू 0 कहाँ है? यहाँ पर है। y इज इक्वल टू 6 यहाँ पर है, यानी यहाँ पर कहीं 0, 6। ठीक, अब x इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -7 यहाँ है, y इज इक्वल टू 5, यानी ये ऐसे आएगा, यहाँ पर कहीं एक बिंदु हमको मिल जाएगी। ठीक, ये क्या है? -7, 5 है। ठीक, इसमें क्या है? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0 यहाँ है, y इज इक्वल टू -2 यहाँ पर आ गया। ठीक, तो 0, -2 दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। ठीक, तो कहाँ पर आ रहा है भाई? यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक, क्या है? 3 और -1। तो इसको जब हम मिलाते हैं, इसको जब हम मिलाएंगे ऐसे, तो क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है आप लोग के सामने आएगा अभी। ठीक, क्या आप लोग को मिल रहा है? ऐसे मिल गया। और एक यहां पर था, एक हमने क्या माना था भाई? एक यहां पर हमने माना है, एक ये रेखा मिल गई हमको, ये मिल गई। ये आगे जा कर के कहीं ना कहीं काटेगी, कहीं ना कहीं जरूर काटेगी। ठीक, क्योंकि समांतर तो है नहीं, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेगी एक दूसरे को। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं? आई हैं। अगर आ गई इतनी बातें तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर कोई बात करेंगे हम। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लो, यही इसका हल है। चलिए, इसके जो बात का जो भी है मैं आप लोग को अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, 52 सेकंड या 53 तो इसी से हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, और आगे की जो भी लेक्चर्स आएंगे वो आप लोग को मिल जाएंगे। और ये जो है इसका एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये सारे वीडियोस जो मैथ के हैं आपके क्लास के, ये सारे वीडियो मैं उसमें रख दूंगा। आप लोग प्लेलिस्ट से इजीली आप लोग पढ़ सकते हो, कहीं ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्लेलिस्ट से आराम से पढ़ सकते हो। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर ना पसंद आया हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल भी अभी नया ही है, और जितने सब्सक्राइबर रहेंगे अच्छा ही रहेगा। ठीक है, और अगर नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं हमेशा आप लोग से कहता रहता हूँ कि जहाँ भी आप कोचिंग सेंटर या कॉलेजेस में जहाँ भी आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर जब भी आप पढ़ने जाएं तो वहाँ पर ज़रूर बताएं कि हाँ कोई सर हैं जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन और फ्री में पढ़ाते हैं। भाई आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं उनसे तो आराम से जुड़ सकते हैं, ऐसे जा कर के ज़रूर कहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। बस बाकी सब सही है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा लगा ही रहता हूँ काम पे। ठीक है, आप लोगों के लिए ही हूँ मैं, और मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग को भी कुछ दायित्व बनता है मेरे प्रति। ठीक है, और इस चैनल के प्रति जिससे आप लोग इतना पढ़ते हो आराम से। ठीक है, इसलिए आप लोग जहाँ भी जाएं तो वहाँ पर ज़रूर बताएं कि हाँ कोई चैनल है, इससे आप लोग जुड़ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे चैनल से। ठीक है, और इसके अलग अलग पार्ट्स आप लोग को मिल जाएंगे, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, चलते हैं, बाय, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, चल रहे हैं, बाय।